ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति समाज की प्रमुख उपजातियों का अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे। इनके अध्यक्ष और सदस्य भी बनाएंगे और अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी समाज के बीच दौरा करना और समस्याएं जानने का होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि श्री रविदास जी का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया है। बाबा साहेब डॉक्टर ने हमें संविधान दिया, उनके बनाए हुए संविधान पर हम सरकार चला रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अंबेडकर महाकुंभ में कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर लगाई गई बाबा साहेब के जीवन पर केंद्रित चित्र गैलरी और प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर सागर की धरती पर बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत का संत रविदास जी का मंदिर अब सागर की धरती पर बनाया जाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मंदिर के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आपके गांव की भी एक ईंट मंदिर में लगनी चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अंबेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अंबेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में रविवार को बाल कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने शिरकत की। 14 नवंबर 2021 को बाल कांग्रेस की स्थापना कमलनाथ के निर्देश और उनकी परिकल्पना पर की गई थी। वहीं अब बाल कांग्रेस मिशन 2023 के रण में उतरकर पार्टी के लिए काम करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर 1.5 साल पहले बनी बाल कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ मैदान में उतरेगी। रविवार को हुए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में बाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि बाल कांग्रेस के युवा देश की जुबान और बेसहारों का सहारा बनेंगे तो मुझे खुशी होगी। वहीं बाल कांग्रेस के प्रदेश कैप्टन लक्ष्य गुप्ता ने बताया कि बाल कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरकर 16 से 20 साल के युवाओं को पार्टी विचारधारा और देश के इतिहास तथा संस्कृति से जोड़ने का काम करेगी। उन्होंने मिशन 2023 में पार्टी से युवा वोटरों को जोड़ने की बात भी कही। अब बच्चों की वेकेशंस आ चुकी है, तो आगे कैसे काम करना है, अपने जैसे और युवाओं को कैसे जोड़ना है, ग्रामीण क्षेत्र में जिन युवाओं को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है उन अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करना, एक स्टेज उन्हें प्रोवाइड करना, आगे की क्या गतिविधियां रहेगी बाल कांग्रेस की, वो अपने युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं। और चूंकि अब चुनाव भी नज़दीक है, केवल 5 से 6 महीने चुनाव में बचे, तो एक बेसिक वोटिंग अवेयरनेस युवाओं में जागरूक करना, खुद का नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वाना, अपने सदस्यों का नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वाना, अपने घर परिवार में जो लोग 42 साल बन रहे हैं उन लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वाना, इन सभी को लेकर आज ये बैठक रखी गई थी। बहरहाल जिस तरह आजादी से पहले हिंदू यानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बानर सेना या बाल सेना ने आजादी के मैदान में उतरकर अपना योगदान दिया था, उसी तर्ज पर कमलनाथ ने बाल कांग्रेस की परिकल्पना कर देश की संस्कृति, इतिहास और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका युवाओं तक पहुंचाने के लिए बाल कांग्रेस की स्थापना की, जो अब इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मैदान में भी अपना जौहर दिखाएगी।
दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। शनिवार को मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपना जन्मदिन मनाया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने देवी पीताम्बरा मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद नगर का भ्रमण किया। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने कन्याओं का पूजन किया और उन्हें चुनरी पहनाई। इसके अलावा उन्होंने ग्राम उदगवा के नजदीक बायोमास इंडस्ट्री का उद्घाटन भी किया। इस दौरान जनता को जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जल्द ही एक फ्लाइट शुरू हो रही है जो दिल्ली से दतिया और भोपाल पहुंचेगी। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की कुछ पंक्तियां सुनाई। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। जैसे ये फ्लाइट शुरू होगी उसके 1 साल के अंदर दतिया का नक्शा बना जाएगा। जैसे उदगमा वालों जिस दिन अपना ये वेटरनरी कॉलेज नौनेर वाला कौन है देखो हाथ भाई ताजमहल मुमताज कहां से लाएगा। अपने 35 गांव में सर्वाधिक काम किया है ये हमारे दतिया के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 जून को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसे हुंकार सम्मेलन का नाम दिया गया है। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मानस उद्यान में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रणनीति तय की गई। सम्मेलन में 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सम्मेलन का मकसद ब्राह्मणों को एकजुट करना है। बताया जा रहा है कि इस दौरान समाज की तरफ से सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांग भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के समस्त ब्राह्मण संगठन अब एकजुट हो चुके हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली 4 जून को ब्राह्मण महाकुंभ होगा। ब्राह्मण हुंकार भरेंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर आज पूरे प्रदेश के ब्राह्मण संगठनों की यहाँ पर बैठक आहूत की गई है और शासन प्रशासन से हमारी समाज की कुछ मांगे हैं, उस मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है ना तो किसी के खिलाफ में है ना किसी के पक्ष में है। ये हमारे ब्राह्मण समाज को हम एकजुट करने के लिए ब्राह्मण समागम ब्राह्मण महाकुंभ का हमने उसको नाम दिया है। ब्राह्मण हुंकार भरेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारी ये बैठक आयोजित की गई है। सीहोर के रामनगर गांव में सड़क की हालत खराब होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की हालत 5 साल हो जाने पर सड़क के गड्ढों का जन्मदिन केक काटकर मनाया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के विधायक और स्थानीय प्रशासन को कई बार इस मामले में आवेदन दे चुके हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने रोड का निर्माण नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। 5 साल पूरे होने पे इसका बर्थडे मनाया है रोड का और नारा दिया है कि हैप्पी बर्थडे रोड के गड्ढे। जब तक इस रोड में निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ग्राम रामनगर के और आसपास के कई लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। कई संगठन भी हमारे साथ में आए हुए हैं। आज ही राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी हमारे साथ में आए थे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। हमें अनेकों प्रकार के आश्वासन दिए गए हैं। यहाँ पर बोला भी गया है कि आपका रोड जो अभी 2 दिन पहले अधिकारी वगैरह आए थे, उन्होंने कहा 25 दिन और रुक जाइए, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। जो उनका जवाब है वो हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। मेरे पास ग्रामीण भी आए थे और उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया था कि यदि सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम अनशन करेंगे। मैंने उनको बताया भी है कि आप लोग इस प्रकार का कोई भी अनशन न करें, क्योंकि प्रक्रिया में है मार्ग, तो मार्ग ये जल्दी बनेगा। राजधानी की पुलिस अब हाईटेक तरीके से अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। भोपाल पुलिस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तैयार कर रही है जिस पर अपराधी का थंब इम्प्रेशन होते ही उसकी कुंडली सामने आ जाएगी। ये डिवाइस हर चेकिंग पॉइंट पर पुलिस को दिए जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। हाईटेक अपराध के साथ साथ अब भोपाल पुलिस भी हाईटेक होने की तैयारी कर रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करने जा रही है जिसमें थंब लगते ही अपराधी की जन्म कुंडली खुद सामने आ जाएगी।
इसके लिए अपराधियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। डाटाबेस के माध्यम से अगर हम जांच करते हैं, उस डाटाबेस का उपयोग करते हैं, तो राह चलते उस हर अपराधी के लिए निकलना मुश्किल होगा जिसका आपराधिक डाटाबेस में रिकॉर्ड है। और पुलिस का कोई भी जवान चौराहे पर जांच करके उसको उस एक जांच में उसको पहचान सकता है, जान सकता है, उसके आपराधिक जो इसकी पूरी रिकॉर्ड से उसको देख सकता है। तो इसलिए अपराधों को पकड़ने की दिशा में काफी कारगर अभियान है। इस डाटाबेस में संदिग्ध और हिस्ट्री शीटर बदमाशों के फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए जाएंगे और ये पूरा रिकॉर्ड इस डिवाइस से लिंक किया जाएगा ताकि कोई अपराधी चेकिंग के दौरान पकड़ में आए तो पुलिस कार्रवाई कर सके। हमारे सर्वर में डाटाबेस है जो अपराधियों का जो फिट किया जाएगा स्थानीय स्तर पे, उसमें अगर डाटाबेस में उस व्यक्ति का डाटा मौजूद है तो तुरंत वो मशीन उससे पॉपअप करके उसका डिटेल्स आ जाएगा, जो कि उस अपराधी को पहचानने की दिशा में काफी कारगर होगा। कई बार चेकिंग पॉइंट पर हिस्ट्री शीटर बदमाश या कई बार फरार आरोपी पकड़ में आते हैं, लेकिन उनकी जानकारी न होने के चलते वो वहाँ से आसानी से बच निकलते हैं। वहीं अपराधी भी हाईटेक होते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए भी जरूरी है कि हाईटेक तरीके से उनसे निपटे। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। श्री राम राजा मंदिर ओरछा में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान पर आयकर विभाग की नजर लग गई है। आयकर विभाग ने इसे लेकर मंदिर के व्यवस्थापक को नोटिस जारी किया है। विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में नोटिस दिया है। बता दें कि मंदिर के दान को लेकर आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2010 और 2020 में भी नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद से ही प्रशासन आयकर विभाग के सामने ये साबित करने का प्रयास कर रहा है कि ये मंदिर शासकीय है और आयकर से मुक्त है, लेकिन आयकर विभाग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रामराजा मंदिर के लिए जो जारी हुआ है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। दरअसल 2015-16 में मंदिर प्रबंधन द्वारा मंदिर के समस्त खातों में जितनी राशि थी उसे मिलाकर एक FD बनवाई गई 1,22,55,000 रुपये की लगभग। उसको आयकर विभाग ने संज्ञान में लिया और उसके बाद में इसी 23 मार्च को एक नोटिस 48 लाख रुपये की रिकवरी का जारी किया था। नेपानगर के वार्ड क्रमांक 17 में नाला भूमि पूजन के दौरान नगरपालिका की लापरवाही पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने उप यंत्री को फटकार लगाई। शनिवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल वार्ड में 3 करोड़ 50 लाख रुपए से स्वीकृत नाला भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उपयंत्री से दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किए गए। उपयंत्री ने मौखिक रूप से जानकारी दी, जिससे सांसद नाराज हो गए और उपयंत्री को जमकर फटकार लगाई। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल शहर में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर स्वास्थ्य महकमे ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। शहर के जिला अस्पताल में इस संकट से बचने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई थी। के मरीजों की संख्या कुछ बढ़ रही है और इसी के लिए शासन के निर्देश थे कि परिस्थितियों से निपटने के लिए 10 एवं 11 तारीख को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए सभी स्तर पर, मेडिकल कॉलेज से लेकर हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक। तो वो मॉक ड्रिल सभी जगह राज्य में जिला चिकित्सालय से लेकर हर अस्पताल में हुई है। सामग्री की जाँच हो गई है, सामग्री पूरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के हत्यारों के समर्थन में हिंदू महासभा उतर आई है। हिंदू महासभा ने इसे वध बताया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर का कहना है कि भगवान श्री राम ने जैसे राक्षसों का अंत किया, वैसे ही आतंक का अंत हुआ है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों लोगों का हिंदू महासभा सम्मान भी करेगी। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं हिंदू अंकित भटनागर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। भाइयों, कल आपने सुना होगा कि जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का 3 युवाओं ने हत्या कर दी। हत्या नहीं, ये वध है। जिस तरह से हमारे श्री रामचंद्र जी ने रामायण में और श्री कृष्ण जी ने महाभारत में राक्षसों का वध किया, उसी तरह आतंक का अंत इन 3 युवाओं के द्वारा किया गया है। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश इन तीनों युवाओं को, जब इनकी जो कानूनी प्रक्रिया ये पकड़े गए हैं, इसके कानूनी प्रक्रिया के बाद इनको सजा या जो भी होता है कानून इनको जो सजा देती है, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश
इन तीनों युवाओं का सम्मान करेगी और इनकी बातें लेके जन जन तक पहुंचेगी कि किस तरह से एक सामान्य परिवार के लोगों ने एक आतंक का अंत अतीक अहमद के रूप में किया है, और इससे लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि कहीं ना कहीं हमें भी आतंक के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हालांकि कानून की दृष्टि में ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं उन युवाओं की आहत हुई होंगी, इससे उन्होंने ये कदम उठाया।